वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 194 है यूपीपीएससी के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम साइंस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ठीक है। और जहाँ पर मिलेंगे आपको फुल टेस्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। और प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 194 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। एग्ज़ाम तक जितने भी टेस्ट अपलोड होंगे 2 से 3 बार उनका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, 1945 में यानी 1945 में जापान के नागासाकी पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? जापान के नागासाकी पर बताइए और जापान के हिरोशिमा पर बताइए, दोनों अलग अलग याद रखिएगा। एक पर गिराया गया था फैटमैन और दूसरे पर लिटिल बॉय। तो जापान के नागासाकी में तो प्लूटोनियम का प्रयोग हुआ था और जापान के हिरोशिमा में हुआ था यूरेनियम का उपयोग। यहाँ उत्तर सी सही है। तो 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था विस्फोटक के रूप में। और वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम में लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में जो है यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया था? रुड़की, ठीक है। जैसे कि पहला कार्बेट नेशनल पार्क है ना, और वैसे ही पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की। ये दोनों के दोनों, इनकी वर्तमान स्थिति देखी जाए तो उत्तराखंड में है। तो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज 1853 में 1853 में रुड़की में स्थापित किया गया था। इसका पहले नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जिसको 1948 में बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की कर दिया गया। और 21 सितंबर 2001 को भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके इसे भारत का 7वां प्रौद्योगिकी संस्थान घोषित किया, ठीक है, यानी आईआईटी। ग्रहों के गति संबंधी नियम निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किए थे? छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे ग्रेविटी के न्यूटन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के, वैसे ही ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए थे केपलर ने। तो ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम केपलर द्वारा प्रतिपादित किए गए। और केपलर ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक ग्रह यानी हर प्लैनेट जो है एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है, और सूर्य स्थिर अपनी जगह। चुंबकीय सुई निम्नलिखित में से किस ओर संकेत करती है? चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक जब लटकाया जाता है तो उत्तर की ओर संकेत करती है, वो नॉर्थ की ओर। कुछ पूछना हो आपको तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए, चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय सुई की नोक सदैव उत्तर की तरफ होती है। दिशा सूचक यंत्रों में जो है चुंबकीय सुई का प्रयोग किया जाता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो है हो जाएगा कैसा? मतलब माइक्रो ग्रेविटी में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, गोलाकार हो जाएगा। तो अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था या माइक्रो ग्रेविटी या भारहीनता की अवस्था में किसी मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है और बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के NY तथा लंदन के LON को मिलाकर बनाया गया है। और नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है ही नहीं। बताइए कौन सा करेक्ट है? ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। नायलॉन जो है मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। इसका निर्माण सबसे पहले 1935 में किया गया था तथा व्यापारिक स्तर पर पहली बार 1939 में महिलाओं के लिए इससे जुराबें बनाई गई थी, ठीक है। आर्टिफिशियल, ये एग्जाम में पूछ लेता है आर्टिफिशियल। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रेशे हैं या फिर कौन से संश्लेषित यानी मानव निर्मित रेशे हैं? देगाना खान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देगाना खान है राजस्थान की। तो भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान में स्थित देगाना खान से होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है, बहुत पूछते हैं इसको। लकड़ी की वस्तु को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। एक ऊपर जिंक फॉस्फाइड की बात है। चलिए देखिए, इन दोनों को इंटरचेंज करके भी रख सकता था स्टेटमेंट पे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो दोनों गलत हो जाते। फिलहाल दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ये सी है इसका आंसर इसलिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। फिर से दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना मना रहता है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रक्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है। क्या बनाती है? काले रंग का सिल्वर सल्फाइड, जिससे चम्मच नष्ट हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो चांदी के चम्मच से अंडा खाना मना है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से क्रिया करके या प्रक्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच खराब हो जाती है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है? क्या भरा होता है सिगरेट लाइटर में? ब्यूटेन भरी होती है। तो सिगरेट लाइटर में जो है ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा? उतना ही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जंग लगने से लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। और लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है, जिसमें जिंक का लेपन किया जाता है। तो जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, और लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ जो होता है वो फेरिस और फेरिस ऑक्साइड होता है, फेरिस और फेरिक ऑक्साइड होता है। 3 प्रश्न बन गए। लोहे में जंग लगने से भार बढ़ जाएगा लोहे का। ठीक है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है, ना कि भौतिक। और लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ जो है वो है फेरिस और फेरिस ऑक्साइड, फेरिस और फेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हरे रंग की परत जो है वो चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। करेक्ट है क्या? बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। और कौन से रंग का हो जाता है याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा ही पूछा एग्जाम में, हरे रंग का हो जाता है। तो सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मतदाताओं को निशान लगाने वाली स्याही के रूप में किया जाता है? इसका आंसर है सिल्वर। सिल्वर में क्या? क्लोराइड नहीं, सल्फाइड नहीं, सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए। तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है, और मतदाताओं की उंगलियों पर इसी का निशान जो है लगाया जाता है, और सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण से रंगीन बोतलों में रखा जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? सभी को पता होगा, ये तो बोनस अंक होते हैं ऐसे प्रश्न। अल्फ्रेड नोबल। तो डायनामाइट का आविष्कार किया था 1867 में अल्फ्रेड नोबल ने, और यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे कि लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है, और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबल का तेल भी कहा जाता है। ये प्रश्न अलग से पूछे गए हैं कि पिक्रिक अम्ल क्या है, निम्नलिखित में से बताइए। 4 ऑप्शन देके, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, और नोबल का तेल क्या है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है। फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। अगर ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की बात थोड़ा और करें तो यह एक रंगहीन तेलीय द्रव है, इसे नोबल का तेल भी कहा जाता है, और डायनामाइट बनाने में काम आता है। पीले फॉस्फोरस को निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? जैसे सोडियम को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, वैसे पीले फॉस्फोरस को हम जल में रखते हैं। तो पीले फॉस्फोरस को जल में रखा जाता है। इसके विपरीत बात करें सोडियम की, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, उसको आमतौर पर मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन ऑयल में सुरक्षित रखा जाता है।
और कई बार इसकी जगह पर जो है वैक्स का प्रयोग या उपयोग भी कर लिया जाता है। सत्रहवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाता है तो दूध का घनत्व तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। ठीक है, जो 2021 में डेल्टा के टाइम जो है कोविड महामारी फैली थी, उसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण था। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सोडियम परऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी, जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में किया जाता है। सोडियम परऑक्साइड। गैलियम धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये भी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है इस बार। खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बहुत पूछते हैं इसको। ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, गलत कुछ है नहीं, इसलिए हम इसका उत्तर देंगे डी। तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, इसलिए सही उत्तर होगा डी, क्योंकि कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ सिल्वर आयोडाइड है। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग फोटोक्रोमिक कांच बनाने में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन कराने में किया जाता है, और बहुत बार पूछा है एग्जाम में। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ऐसे पूछा है प्रश्न अलग से। और इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड की बात करें तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग जो है कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन कराने में किया जाता है, और शुष्क बर्फ का भी। तो ये 20 प्रश्न थे जनरल साइंस के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के, जिसमें 19,000 के लगभग जो है मेंबर हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। धन्यवाद।